तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का सेकंड लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को बताया था कि क्या ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में कोई डिफरेंसेस हैं, क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने वहां पे डिस्कशन किया था। और साथ में हम लोगों ने वहां पे डिस्कशन किया था कि 3D सीरीज के एलिमेंट का मास नंबर कैसे याद रखा जाए, उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बताए थे। आज हम लोग यहाँ पे 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज इन तीनों के लिए बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। 3D सीरीज में होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये हो गया हमारे पास 3D सीरीज के एलिमेंट्स। अब इनको याद रखने का ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके उसको देख ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ये एलिमेंट्स को कैसे याद रखें, उसको मैंने वहां पे भी बता रखा है ना। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले मैं फटाफट से बता देता हूं, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं शक्तिवान। शक्तिवान, शक्तिवान। करे मना, इन दोनों को मिला के बोलेंगे करे मना। और इन दोनों को मिला के बोलेंगे फेको, फेको, फेको। इनको बोलेंगे नहीं, नहीं। और ये बोलेंगे कप, इसको बोलेंगे जोश। इस तरीके से हमारे पास 3D सीरीज के एलिमेंट का नाम हमको याद हो जाता है। केवल ये निमोनिक्स याद कर लेना बेटा, शक्तिवान करे मना फेंको नहीं कब जोर से। शक्तिवान करे मना फेंको नहीं कब जोर से। इसके अलावा हमारे पास आता है 4D सीरीज। 4D सीरीज इसमें मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले आता है यट्रियम, उसके बाद आता है जिरकोनियम, फिर आता है नियोबियम, फिर आता है मॉलिब्डेनम, उसके बाद आता है टेक्नीशियम, फिर आता है रुदेनियम, फिर आता है रोनियम, उसके बाद आता है पैलेडियम, उसके बाद आता है सिल्वर और फिर आता है कैडमियम। तो बेटा इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हम लोग एक निमोनिक्स याद करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे यार। क्या बोलेंगे? यार। इसको बोलेंगे जरा, यार जरा। ये दोनों को मिला के बोलेंगे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। यार जरा भी, यहां पे यार जरा भी नरेंद्र मोदी। थके नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं। ये हो गया राह पर, राह पर। ये पीढ़ी मतलब हो जाएगा पहाड़, इसमें आगे। और ये हो गया चढ़ते गए, चढ़ते गए। सभी को मालूम है बेटा कि नरेंद्र मोदी जी कितने कर्मठ इंसान हैं। वो अपने राह में आगे बढ़ते जाते हैं, वो थकते नहीं है, रुकते नहीं है। तो इसी को मैंने एक निमोनिक्स बना दिया, याद जरा भी नरेंद्र मोदी थके नहीं, रुके नहीं, राह पर पहाड़ आगे चढ़ते गए, वो रुके ही नहीं बिल्कुल, ठीक। तो इस तरीके से तुम लोग 4D सीरीज के एलिमेंट को याद कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है 5D सीरीज। 5D सीरीज में बेटा देखो यहाँ पे लैथियम, हाफनियम, टैंटेनम, टंगस्टन, देखो बेटा इसको कैसे याद रखेंगे। इसमें हम लोग बोलेंगे ला। ये आप लोग निमोनिक्स पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे, मैं फिर से वापस बता देता हूं। ला, इन दोनों को मिला के बोलेंगे हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता। ये हो जाएगा वरना, वरना। ये हो जाएगा रईस, रईस। ओसामा, ओसामा। इरफान, पीटेंगे। और
हंसेंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया बेटा, देखो यहां पे कितना मजेदार ट्रिक है। ला हफ्ता, वरना, रईस और उसामा और इरफान। रईस, उसामा, इरफान तीनों पीटेंगे और हंसेंगे। तो इस तरीके से तुम लोग यहाँ पे 5D सीरीज को भी याद कर सकते हो। जो बच्चे इसको देख रहे हैं जिनको इनको याद नहीं है, उन लोग इसको 2-3 बार देखेंगे तो उनको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफी सारा वेरिएशन है और इनको याद करना पड़ता है। और मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे तुम लोग इसको इजीली याद कर सकते हो। बात समझ में आया सबको? बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले तो हम लोग को 3 नंबर याद कर लेने हैं। 3D सीरीज के लिए हम लोग को याद करना है 49, 4D सीरीज के लिए याद करना है 39 और 5D सीरीज के लिए हमको याद करना है 8। ये तीनों नंबर अगर याद हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाता है। बाद में बात सुन रहे हो सबको? सुनाई दिया तुम लोग को मैं क्या बोला? 49, 39 और 8 इन तीनों को याद कर लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाता है। तुमको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, केवल ये 3 नंबर याद कर लेना, 49, 39, 8। बात समझ में आ गई? कैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं सबको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमको मालूम है कि यहाँ पे नॉर्मल गैस आता है, उसके बाद फिर हमारे पास आएगा 3D है। अगर यहाँ पे 3D है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? 4S आएगा और यहाँ पे आएगा 3D। बात समझ आया सबको? अगर ये 4D है तो यहाँ पे आएगा 5S और 4D। अगर ये 5D है तो यहाँ पे आएगा 6S और फिर आएगा 5D। ये तो सभी को मालूम है, पहले जो है अपर शेल फिल होता है, फिर बाद में लोअर शेल फिल होता है, ये सभी को मालूम है। तो 4D सीरीज में सबसे पहले कैसे याद करना है? तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखना है। स्कैंडियम के लिए बात करें 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा और पहला D ब्लॉक एलिमेंट है, पहला इलेक्ट्रॉन D शेल में इसमें ही जाता है। स्कैंडियम में पहला इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 2 1। इसमें क्या हो जाएगा 2 2, इसमें हो जाएगा 2 3। अब देखो बेटा यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब क्या होता है? 49 मैंने बोला ना, तो 49 का मतलब होता है इसमें 4 और 9 नहीं दिखाई देंगे। वैसे यहाँ पे 39 लिखा हूं, मतलब 3 और 9 हमको नहीं दिखाई देने वाले, इसमें 8 नहीं दिखाई देने वाला। देखो फटाफट से, ये हो गया 2 1 2 2 2 3। अब आएगा यहाँ पे देखो 4 नहीं दिखाई देना चाहिए, तो यानी क्या आ जाएगा 1 5। यहाँ पे 4 नहीं दिखाई देना चाहिए, 1 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 2 6, ये फिर क्या जाएगा हमारे पास 2 7, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 2 8। अब देखो 9 इसके अंदर नहीं है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2 10। इस तरीके से हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लेते हैं। बेटा याद करना है इसको, इसका कोई लॉजिक नहीं है, जो लॉजिक है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है उसको हमको याद करना पड़ता है और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इस तरीके से याद कर लेना है। इसके लिए नंबर क्या है हमारे पास 49, इसके लिए 39, इसके लिए 8। तो यहाँ पे वापस से इसको देखते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? तो इसमें देखो 2 1 जैसा कि इसमें था वैसे सेम इसमें भी होगा। इसमें क्या हो जाएगा 2 2। अब देखो 3 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 4। लेकिन यहाँ पे जैसे 1 के बाद फिर से वापस से 2 चालू हुआ था, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होना, मतलब 1 ही आगे चलेगा। इस बात को ध्यान रखना है, 1 ही आगे चलेगा, यहाँ पे 2 वापस रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, 1 7, 1 8, 1 9 तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पे 1 नहीं होके यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 10 और ये हो जाएगा 2 10। इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो पैलेडियम जो होता है ना, उसके जो s ऑर्बिटल होते हैं उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। और ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताना है पैलेडियम। तो इसको जो है हम लोग अलग से कलर में इसको हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि इसका जो है s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ आ गई सबको? आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो चलो बच्चों देखो यहाँ पे 5D सीरीज के लिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 5D सीरीज के लिए देखो हमको क्या याद रखना है, 8 नंबर याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे
इसको लिखेंगे जैसे इसमें लिखे थे वैसे ही लिखेंगे 2 1, इसके लिए हो जाएगा 2 ये 2, इसके लिए हो जाएगा 2 ये 3, इसके लिए हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 4, इसके लिए हो जाएगा 2 5, इसके लिए हो जाएगा 2 6, इसके लिए हो जाएगा 2 7। अब इसके बाद देखो 8 तो इसमें है नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 9, 8 नहीं है 1 9, इसमें हो जाएगा 1 10, इसमें हो जाएगा 2 10। इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग याद कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग आगे देखते हैं इसके कुछ जनरल ट्रेंड्स, और जनरल ट्रेंड्स में किस तरीके से याद रखा जाए उसको भी मैं सिखाने वाला हूं। तो चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल ट्रेंड्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल ट्रेंड्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल ट्रेंड में सबसे पहले आता है हमारे पास मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी तुम लोगों को सबको मालूम है कि किसी भी मेटल को हम मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब उसके पास मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, ये जो कि केवल मेटल के पास होता है। जिनके पास भी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी होगा वही हमारा मेटल है, उसी को मेटल बोलते हैं। तो इनके पास भी, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के पास भी मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। सबको मालूम होगा मेलेबिलिटी का मतलब होता है जिनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है उन्हें मेलेबिलिटी कहते हैं, और जिन प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उनको थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी, है ना। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे दे हैव properties of metal, properties of metal like ductility and malleability. They have property of metals like ductility and malleability. सेकेंड हमारे पास है, देखो जब भी कभी हम मेटल की बात करते हैं तो दो तरीके के मेटल हमारे सामने होते हैं। पहला होता है हार्ड मेटल और दूसरा होता है सॉफ्ट मेटल। तो मैं ये बताता हूं कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली हार्ड मेटल होते हैं, उनमें सॉफ्ट मेटल भी होता है और हार्ड मेटल भी होता है, लेकिन दे जनरली हार्ड मेटल, दे आर जनरली हार्ड मेटल बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उनका मेटेलिक बॉन्ड उतना ज्यादा होगा। ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा हार्डनेस। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दे आर जनरली हार्ड मेटल ड्यू टू हाई मेटेलिक बॉन्ड, ड्यू टू हाई मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा होगा तो उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। आयरन को तुम लोगों ने देखा होगा, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होते हैं और उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में याद करो कौन सा मेटल यूज करते हो, आयरन यूज करते हो ना। क्यों करते हो, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब उसका जो है स्ट्रेंथ ज्यादा, तो हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। चलो अगला हम लोग देखते हैं सेकंड। हम लोग के पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है दैट इज, सेकंड प्रॉपर्टी जो है दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। चलो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। बेटा देखो डी ब्लॉक एलिमेंट में ना काफी सारे वेरिएशंस तुमको देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मेटेलिक रेडाई या एटॉमिक रेडाई में काफी सारे चेंजेस। हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, अगर हम लोग जनरल ट्रेंड की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है। और डिक्रीज करने के पीछे रीजन क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण से, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, फिर से क्या बोला मैंने, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो उनका न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ता है, और न्यूक्लियर अगर चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो उसका एटम का जो साइज जो इतना बड़ा था वो क्या होगा, धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। तो हम लोग यहाँ पे जनरली लिखते हैं, जनरली एटॉमिक साइज decreases along the period, but d block elements shows variation in their period। इनके पीरियड में हम लोग देखते हैं कि काफी सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, तो उसी को हमको याद भी कर लेना है, ठीक है, उस वेरिएशन को हमको याद करना है। तो कैसे याद करेंगे, देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो एटम का साइज होगा दैट इज स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम सबसे पहले आता है, तो स्कैंडियम सबसे बड़ा। उसके बाद कौन आएगा, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज। और मैग्नीज के बाद से अगर हम बात करें, मैग्नीज का और आयरन के बीच में काफी कम डिफरेंस होता है, तो मैग्नीज थोड़ा सा बड़ा होता है उसका, है ना, उसका एटॉमिक साइज जो है काफी थोड़ा बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैग्नीज, फिर यहाँ पे क्या होगा, आयरन, और इसका जो है नियरली सेम होता है आयरन के बाद कोबाल्ट, और ये जो निकल है इनका जो एटॉमिक रेडाई होता है वो एकदम नियरली सेम होता है। उसके बाद अचानक से जो है कॉपर का बढ़ जाता है, उससे भी ज्यादा क्या होता है, जिंक होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये जो जिंक है, ये जिंक का जो रेडियस होता है वो क्रोमियम के बाद आता है। बात में आ गया सबको? तो यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लिख दिया है। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अलोंग द पीरियड बढ़ते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर जो चार्ज है दैट इज इफेक्टिवली, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। जबकि यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे तुम्हारे पास यहां से लेके यहां तक के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है और जो रिपल्सिव फोर्स है वो लगभग सेम हो जाते हैं। तो मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं। यहाँ पे इस बीच वाली जगह पे याद रखो, यहां से मैग्नीज से लेके अगर निकल तक की बात की जाए तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स दैट बिकम्स इक्वल टू, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किसके बराबर हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स के लगभग बराबर हो जाता है। और यहां पे अगर मैं बात करूं कॉपर और जिंक में, तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स यहां पे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। एट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। तो बेटा यहां पे देखो रिपल्सिव फोर्स होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पेयरिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन चालू हो जाता है। देखो तुम लोग को सबको मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जब कभी d ऑर्बिटल में अगर मैं बनाऊं, सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, सबको मालूम है कि 5 हमारे पास d ऑर्बिटल होते हैं। ये 5 मैंने d ऑर्बिटल बना दिए। अब जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, देखो यहाँ पे साथ में न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में जा रहे हैं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एट्रैक्टिव फील्ड, एट्रैक्टिव फोर्स ये डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग होता है, ये डोमिनेट करता है, क्योंकि यहां पे अभी अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है ना, तो अभी यहाँ पे रिपल्शन नहीं है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पेयरिंग का, आयरन के पास देखो यहाँ पे क्या पेयरिंग चालू हो गया।
अब पेयरिंग जैसे ही चालू हो जाएगा तो इसका जो एट्रैक्टिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स है अब वो बराबर होने लगेंगे। अब यहां तक देखो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक होता है, ठीक है, यहां तक होता है। उसके बाद का क्या, उसके बाद कॉपर का कैसा होता है, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से होता है कॉपर, ये कॉपर हो गया। कॉपर में तुम लोग को मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों में यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। अब जिंक में भी सेम ऐसे ही होता है, तो इनके डी ऑर्बिटल में काफी ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होने लगता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूर दूर भागने लगते हैं और इनके साइज में हमको वेरिएशन देखने को मिलता है कुछ इस तरह। देखते हैं यहाँ पे डाउन द लूप हमारा जो है ऑर्डर किस तरीके से काम करेगा उसको देख लेते हैं। तो देखो जनरली हम लोग अगर बात करें तो अप टू डाउन क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन देयर सेल नंबर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं शेल नंबर बढ़ता है, तुम लोगों को सबको मैं बता देता हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया तो ये शेल का नंबर कहलाता है, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा साइज जो होता है इंक्रीज होना चाहिए। भाई देखो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल, जैसे शेल नंबर बढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये फोर्थ शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया, शेल का नंबर बढ़ा तो इसका एटम का जो रेडियस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब एटम का साइज बढ़ रहा है। तो हम लोग जनरली अगर बात करें तो साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन देयर शेल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या ऑर्डर होता है, देखो यहाँ पे हम अगर नॉर्मली तरीके से बात करें तो 3D से बड़ा किसको होना चाहिए था, 4D, और 4D से बड़ा किसको होना चाहिए था, 5D को होना चाहिए था। अब तुम लोग ये बताओ कि D 5D की बात करें हम लोग यहाँ पे, 5D से पहले कौन आएगा, f ऑर्बिटल यहाँ पे एंटर करेगा, है ना, क्योंकि 4f भी यहाँ पे चालू होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ये जो ऑर्डर है ये ऐसा ना हो के नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट क्या है, 3D, फिर इससे बड़ा कौन होगा 4D, और ये होता है सेम 5D के बराबर, ये हमारा सही ऑर्डर है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, तो देखो d ऑर्बिटल जो होते हैं यहां से क्या होता है, ये जो 5D जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे f ऑर्बिटल चालू होता है, f ऑर्बिटल्स चालू होते हैं यहाँ पे। और जब f ऑर्बिटल चालू होंगे तो f ऑर्बिटल जो होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होती है उनकी स्क्रीनिंग बहुत पुअर होती है, और स्क्रीन पुअर होने के कारण से क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो उसको खींच लेता है। तो यहाँ पे हम लोग रीजन यही बोलते हैं, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग of f orbital electrons, size decreases of 5D electron, size decreases due to poor screening of f orbital electron, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लिख देता हूं, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन साइज डिक्रीजेस इन 5D जो है उसमें साइज डिक्रीज कर। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो बेटा देखो डेंसिटी का जो ऑर्डर है ना वो तुमको याद रखना, और मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे तुम लोग को डेंसिटी का ऑर्डर फटाफट से एक ही बार में याद होने वाला है। तो देखो बेटा डेंसिटी का ऑर्डर कैसे याद रखेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास। सबसे पहले मैंने तुम लोग को जो बताया है निमोनिक्स बताया, उसके अकॉर्डिंग तुमको क्या करना है, एलिमेंट्स को अरेंज कर लेना है 3 2 3 2 के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, 3 एलिमेंट एक साथ रखिए। फिर यहाँ पे 2 एलिमेंट को तुमको रखना है, क्रोमियम, मैग्नीज। फिर 3 एलिमेंट यहाँ पे रखो, फेकोनाइन, और यहाँ पे कपजोज। इस तरीके से मैंने क्या किया, एलिमेंट को 3 2 3 2 के फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब ये जो आखिरी वाला जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे लाके जोड़ दो, ये वाले को क्या करो यहाँ पे ले आओ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्कैंडियम, इससे ज्यादा किसका होगा टाइटेनियम, इससे ज्यादा किसका होगा वैनेडियम, फिर क्या होगा जिंक। देखो यहाँ से यहाँ आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहां से मैंने इसको उठाया और इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया यहाँ पे, तो ये एक ऑर्डर बन गया। उसके बाद किसका आएगा नंबर, क्रोमियम का, फिर किसका आएगा मैग्नीज का, उसका किसका आएगा आयरन, कोबाल्ट, निकल, और फिर कॉपर। इस तरीके से हम लोग ये ऑर्डर याद कर लेते हैं। ये डेंसिटी का ऑर्डर है। आई होप कि आप लोगों को ये ऑर्डर याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन
एनर्जी। बेटा सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते किसको है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें हम लोग को समझना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता क्या है। तुम लोग ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं कि भाई देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove one electron from isolated from the valence set, ऐसा लिख लो, from the outermost shell of isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जब हम लोग गैस को हीट करते हैं तो सभी एटम अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, काफी ज्यादा दूर जाने को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट हो जाना, अलग अलग हो जाना, आइसोलेट हो जाना। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम के आखिरी वाले जो ऑर्बिट होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारा क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3D सीरीज का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका ऑर्डर जो है उसको मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले आता है स्कैंडियम, उसके बाद आता है वैनेडियम, उसके बाद आता है क्रोमियम, उसके बाद आता है टाइटेनियम, उसके बाद फिर आता है मैंगनीज, उसके बाद आता है निकल, उसके बाद आता है कॉपर, फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है आयरन, उसके बाद आता है जिंक। तो देखो यहाँ पे इसको याद करना कितना डिफिकल्ट है। देखो पहले कुछ भी ऑर्डर एकदम सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक हमारे पास निमोनिक्स है, उसके थ्रू तुम लोग याद कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से याद करना है, स्कूटी भी करोटी, मन नहीं कुको, फिर भी जाने। इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, स्कूटी भी करोटी, मन नहीं फिर भी कुको जाने की, मन नहीं कुको फिर भी जाने की। बात समझ आया, स्कूटी भी करोटी, मन नहीं कुको फिर भी जाने की। ये हमारे पास ऑर्डर है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए 3D सीरीज। क्लियर सबको? तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टोरी के थ्रू तुमको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कू करके कोई एक लड़की है और उसके पास बहुत सारी स्कूटी है, करोटी मतलब करोड़ों स्कूटी है उसके पास, लेकिन उसको मन नहीं है फिर भी उसको जाने का मन नहीं है। तो इस तरीके से तुम लोग इसको याद कर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा देखो इसके भी ऑर्डर काफी ज्यादा उटपुटांग है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को याद करवा दूंगा। अगर तुम लोग इसको बढ़िया से देखोगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो, तुमको परफेक्टली याद हो जाएगा कि क्या ऑर्डर है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले इसको बता देता हूँ कि क्या ऑर्डर होगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे किस तरीके से याद करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, और इसको याद कैसे करेंगे तो मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पे
देखो इसके लिए हम लोग को एक निमोनिक से याद रखना है, जाने क्यों मन नहीं, जाने क्यों मन नहीं। कॉफी पीने की, कॉफी पीने, तो यहां पे देखो जाने मतलब होगा जिंक, क्यों मतलब होगा कॉपर, मन मतलब होगा मैंगनीज, नहीं का मतलब हो जाएगा निकल, कॉफी मतलब हो जाएगा कॉफी, पीने की ये जो है अलग से, इसको हम लोग को इसके अंदर नहीं देखना है। उसके बाद फिर है सोचा तू भी कर, सोचा तू भी कर, तो इसका मतलब देखो सोचा मतलब होगा स्कैंडियम, टू मतलब होगा टाइटेनियम, भी मतलब होगा वेनेडियम और कर मतलब होगा क्रोमियम। तो इस तरीके से तुम लोग याद कर सकते हो, कुछ गाने के तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। जाने क्यों मन नहीं कॉफी पीने की, सोचा तू भी कर, सोचा तू भी कर, जाने क्यों मन नहीं कॉफी पीने की, सोचा तू भी कर, सोचा तू भी कर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को याद कर लेते हैं। ये सभी एक नॉर्मल जो जनरल ट्रेंड्स थे हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। इसके बाद आगे बात करते हैं कलर फॉर्मेशन, और कलर फॉर्मेशन एक सेपरेट वीडियो में तुम लोग के सामने आने वाला है, क्योंकि कलर फॉर्मेशन काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मजा आया होगा। अगर ये तुम लोग को मजा आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो के आने का इंतजार करो। बाय टू ऑल ऑफ यू।